Hi, good morning students. Welcome to 100 Plus Academy. So today is a lecture 2, chapter electricity. ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का 6 to 8 मार्क्स का वेटेज रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर लाइट चैप्टर. ठीक है, लाइट चैप्टर का वेटेज मैंने कितना बताया था, 10 मार्क्स का, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था. अभी हम इसका लेक्चर 2 जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड, राइट. तो ये टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, और साथ ही के साथ हम लोग इस लेक्चर में करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व, राइट. ये क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट इसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए होंगे, सो प्लीज़ कमेंट ऑन द चैट बॉक्स. वी विल प्रोवाइड यू अ फुल कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको शॉर्ट, लॉन्ग, केस स्टडी, ऑल काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. ओके, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. ओके, सो इन दिस दिस लेक्चर थंबनेल you can see here, these are the rheostat. What is this lecture all about? I am showing this picture. Okay, this is resistor. So क्या होता है resistor, क्या होता है rheostat, ये हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे. Okay, so before going to start we need to revise a quick जो भी हम लोगों ने अपने टॉपिक्स लास्ट टाइम किए थे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, सो वो सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं. द करंट मूव्स फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है. सो दिस इज द क्विक recap of the previous lecture. Water falls from a higher potential zone to a lower potential zone. जो हम पोटेंशियल को अब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए आपको ये समझना है कोई भी चीज़ जो फ्लो होती है, राइट. अगर एयर की बात करें तो एयर इज ऑलवेज, विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, राइट. Same if the current is flowing, so the positive terminal to the negative terminal, current flows from the positive to the negative terminal. ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब होता है. पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव टर्मिनल मीन्स देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. यस, सो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल होता क्या चीज़ है, क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट. ठीक है, ये तो थ्योरी थी, हमें समझ में नहीं आया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. तो इसको समझते हैं मेरे तरीके से, राइट. तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से समझना क्या कहने वाले हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंडक्टर बनाया. कंडक्टर मतलब मटेरियल, राइट. एक वायर बनाया. आपको क्या बताया था मैंने, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर, राइट. कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं करंट के फ्लो को, उसमें बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट होता है, राइट. बट अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है ना, तो पहले इस डायग्राम को बहुत क्लियर से समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर, राइट. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था करंट फ्लो कैसे करती है, करंट कैसे फ्लो करती है जब हम इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं. दिस इज बैटरी
स्विच और हमने इस वायर से कनेक्ट कर दिया. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज निगेटिव टर्मिनल. सो व्हाट हैपेंड, क्या ये चार्ज अपने आप मूव करेगा? नहीं. जब तक हम इस सेल और बैटरी लगाई क्यों जाती है? सेल और बैटरी का काम क्या है बेटा? उस वायर के अंदर जो बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है ना, उसको धक्का दे, उसको एक प्रेशर क्रिएट करे, उस पर एक पुश क्रिएट करे, जिससे ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाए. राइट आप सभी स्टूडेंट्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप सुबह उठते हो, बिल्कुल इनएक्टिव होते हो, स्कूल जाने का मन नहीं करता, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको उठा करके एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उठो और जाओ स्कूल जाओ. राइट सो सिमिलर काइंड ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री है, वेले है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे विल मूव एवरीवेयर, बट उनको एक डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? ये बैटरी. राइट इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन की, यार तुमको एक डायरेक्शन में मूव करना है, तुम इधर उधर मत भागो, है ना. तो जो तुम इधर उधर भाग रहे हो, तुम एक डायरेक्शन देने का काम कौन कर रहा है? ये बैटरी, ये सेल. राइट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको एक डायरेक्शन किसने दी है? बैटरी और सेल ने. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? यहाँ पे समझने वाली बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का वर्क डन है, एक तरह की एनर्जी है जो चार्जेस को मूव करने के लिए चाहिए. जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये वायर, और यहाँ पे एक चार्ज है, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो एक वर्क डन करना पड़ेगा, एक एनर्जी लगानी पड़ेगी उन चार्जेस को मूव करने के लिए. राइट सो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं डेफिनेशन में डालती हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज from infinity to that point. Electric potential is the amount of energy or the work done required to move a charge from infinity to that point. That is electric potential. So electric potential मैंने बताया, इसको हम लोग define करते हैं बेटा V से, work done upon charge. Work done upon charge. राइट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये जो हम लोगों ने चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी लगाई है, जो वर्क डन किया है, यहाँ से उठा करके चार्ज को दूसरी तरह. देखिए जैसे अभी इस चार्ज की मैं बात करूँ, सपोज दिस इज द 1 कूलॉम ऑफ, 1 कूलॉम का चार्ज है, और मुझे उठा करके इसको प्रेशर के साथ यहाँ से यहाँ तक ले जाना है. सपोज ये हमारा पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, इस चार्ज को उठा के हमें यहाँ तक पहुँचाना है. राइट तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक को शिफ्ट करने में एनर्जी जो हमने लगाई है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ा है, जो एनर्जी लगानी पड़ी, जो वर्क डन करना पड़ा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट मैंने बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन अपॉन चार्ज. राइट वर्क डन की एसआई यूनिट, वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल, एनर्जी है वो. राइट चार्ज की एसआई यूनिट कूलॉम, प्रीवियस टॉपिक में आप पढ़ चुके हो. राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट. ठीक है तो ध्यान रखना बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, वर्क डन की जूल और चार्ज की कूलॉम. सो अगर हमें डिफाइन करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट. कोई भी नई क्वांटिटी, नई यूनिट जब पढ़ोगे ना, तो उसमें डिफाइन करके उस यूनिट को डिफाइन तो करो. राइट ये ज़रूर आएगा, जैसे डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 एम्पियर. तो उसको जब आपको डिफाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको सबसे पहले याद करना है कि ये किसकी एसआई यूनिट है, इसका फॉर्मूला क्या था, और फिर उस फॉर्मूले को लिखना है. और उन्होंने पूछा है डिफाइन 1 वोल्ट.
1 वोल्ट, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के आगे 1, जूल के आगे 1, कूलॉम के आगे 1 लिख देना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 कूलॉम ऑफ चार्ज को मूव कराने में हमारी 1 जूल की एनर्जी लगी है, तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है, 1 वोल्ट, राइट। तो ध्यान रखना बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट, डिफाइन उसको कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनीशन क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रेफरेंस पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is the amount of work done or energy required to move a charge from point A to point B. डिफरेंस हम जब किसी चीज़ का निकालते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे, पॉइंट A, पॉइंट B, फाइनल और इनिशियल, राइट। तो हम तभी डिफरेंस निकाल पाते हैं। सो बस ये स्लाइड सा डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, अब आप देख लीजिए, वोल्ट जो यूनिट आई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो किसके नेम से आई थी, एलेसेंड्रो वोल्टा, ये साइंटिस्ट का नेम है वोल्टा, तो उनके नेम पे आपकी एसआई यूनिट आई वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, राइट, ये क्लियर है। 1 वोल्ट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, 1 वोल्ट क्या है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी कही जाएगी, 1 वोल्ट, राइट। ये फॉर्मूला जो अभी मैंने डिस्कस किया था, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखना बेटा, ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो फॉर्मूला है ना, V इज इक्वल टू W/Q, इस फॉर्मूले पे वो बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो जो भी आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी के अलावा रेफरेंस बुक्स जो फॉलो कर रहे हो, इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सबको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ एक फॉर्मूला अपना पढ़ा करो, और फिर देखो इस चैप्टर में इस टॉपिक, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कौन से न्यूमेरिकल हैं, कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं, उन सबको एक जगह टॉपिक पढ़ा, अब उससे रिलेटेड कम से कम 5 से 10 न्यूमेरिकल कर डालो, अपनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट तो आपने क्लियर कर ही लिया है, राइट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट, हम 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम लोग कैसे चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग चेक करते हैं एमीटर से। एमीटर इज अ डिवाइस जो क्या यूज़ करते हैं, उसको हम लोग करंट को मेज़र करने को। वैसे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना है कि यार कितनी एनर्जी सर्किट ले रहा है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है करंट को फ्लो कराने में। सो उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, वोल्ट मीटर से। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज एमीटर। एमीटर करंट को मेज़र करता है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करता है। कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसकी स्केलिंग है, स्केल में यहाँ पे V लिखा हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्ट, एंड यहाँ पे A लिखा हुआ है, ठीक है। सो राइट, सो दिस इज एमीटर, ये क्या है, वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक सर्किट में थोड़ा हम आगे जब चैप्टर पे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे कि एमीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं जिससे हमें उसकी सीधी अच्छे से रीडिंग मिल जाए, या वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट होते हैं जिससे उसकी एक्यूरेट रीडिंग मिल जाए। तो फिलहाल आप अभी समझ सकते हो कि वोल्ट एमीटर को हमेशा हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट में पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्यों, रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई तो आप यहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट terms in electric circuit. Electric potential is the amount of potential energy stored in a charged body, whereas electric potential difference, also called voltage, it's called the difference of the electric potential of the two charged bodies, right? तो आपको मैंने इसका फॉर्मूला जैसे बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पॉइंट्स का डिफरेंस है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। इसका पोटेंशियल अगर मैं इस पॉइंट का बोलूँ वीए है, इस पॉइंट का वीबी है, तो यहाँ से यहाँ के अगर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना होगा तो सेम फॉर्मूला, बस हमें यहाँ पे डिफरेंस लिखना है, वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, वो आपको न्यूमेरिकल में क्या हुआ होगा, दो पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग दी जाएगी, आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को। फॉर्मूला सेम है, मतलब राइट साइड में जो आप देख रहे हो वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ओम्स लॉ, करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अब ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी, बैटरी और सेल पे, राइट। अगर हम मजबूत सेल और बैटरी यूज़ करते हैं तो हमारी स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होती है, राइट। तो जो करंट है टोटली डिपेंड कर रही है उस बैटरी पे, हम कितनी अमाउंट की बैटरी या एनर्जी दे रहे हैं, करंट भी उतनी ही फ्लो कर रही है। ये ओम्स ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि यार जितनी मैं एनर्जी बढ़ाते जा रहा हूँ, पोटेंशियल मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ, करंट भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती जा रही है। फिर से रिपीट करूंगी, ओम्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन यू इंक्रीज द पोटेंशियल करंट विल इंक्रीज, व्हेन यू डिक्रीज द पोटेंशियल करंट विल डिक्रीज, राइट। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इसको लॉ दिया कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। सो इस केस में क्या है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। आप जितनी पोटेंशियल दोगे, जितनी एनर्जी दोगे, करंट भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, राइट। सो स्टेटमेंट आया, तो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर और द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जब भी आपको ओम्स लॉ आएगा, चूंकि ये 100% मतलब आएगा ही आएगा, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ आएगा, स्टेटमेंट लिखना है अच्छे से। अब स्टेटमेंट से आपको फॉर्मूला कौन सा मिला है वो लिखना है। उन्होंने क्या बताया कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, ये लिखना है आपको। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब इक्वालिटी में चेंज होती है तो हम लोग एक कांस्टेंट पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट कौन सा ऐड हो गया, आर, रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक नया मेंबर आ गया है इस हमारे लेक्चर में, ये आ गया है रेजिस्टेंस। द न्यू वर्ड, न्यू मेंबर इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस R is what? Resistance. R is resistance. नेम से ही लग रहा होगा, जो रेजिस्ट करता है। ऐसा नहीं होने देगा कि जितनी आपको करंट चाहिए उतनी आप पोटेंशियल बढ़ाते चले जा रहे हो, ये तो गलत बात है, राइट। तो इसको एक कोई रोकने वाला आ गया, रोकने वाला मतलब रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट करेगा करंट के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, रेजिस्टेंस। रेजिस्ट आर क्या है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के अगर मैं फॉर्मूला निकालूं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, V बाय I। यानी कि आपको इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है, आप सर्किट में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस दोगे करंट उतनी ही कम फ्लो होगी, यानी कि एक दूसरे के वो ऑपोजिट हैं।
अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो तो सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो जाती है, रेजिस्टेंस को कम कर दोगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। तो रेजिस्टेंस एक तरह का कंट्रोलर है जो करंट को फ्लो होने से कंट्रोल करता है, ये होने नहीं देता है कि जितनी आपने वोल्टेज बढ़ा दी, आपने जितनी एनर्जी बढ़ा दी तो करंट भी उतनी ही ज़्यादा फ्लो होने देगा, नहीं, ऐसा नहीं होने देगा रेजिस्टेंस। सो आर क्या है, रेजिस्टेंस। चूंकि ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, ओम ने, तो आर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, ओम। इसका सिंबल हम लोग ये यूज करते हैं, दिस इज ओम। ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल इज दिस, फॉर्मूला इज V/I। ओके, तो ये क्लियर हो गया है, दिस इज ओम्स लॉ। अब ये रेजिस्टेंस है क्या भाई, रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने अभी समझा। लेकिन ये रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये अभी समझने वाले हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर। फर्स्ट थिंग, इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। इट्स डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब डायरेक्ट, जितना आप लेंथ इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करता है। बट वाई, तो उसके लिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर क्या है, ये आप देख सकते हो छोटी लेंथ का वायर है, ये क्या है, बड़ी लेंथ का वायर है। जितनी लेंथ कम होगी यानी कि उसमें उतना ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसका उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर लेंथ की वायर बढ़ गई है, इसका मतलब है इसमें उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब उतना ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, उतने ही ज़्यादा हिंड्रेंस है करंट को फ्लो होने के लिए, राइट। तो हम फर्स्ट थिंग क्या दे देते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है बेटा, लेंथ को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को डिक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी थिकनेस ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये, यार आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर दो थिकनेस वाले, एक थिन है और एक थिक है। थिन और थिक दोनों में क्या डिफरेंस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ जो इसका रिलेशन होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही उस सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों, बड़ा सा एरिया है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागे जा रहे हैं, करंट फ्लो हो जा रही है, राइट। लेकिन छोटा सा एरिया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा सा है, यानी कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे निकल पा रहे हैं, उसको रोकना आसान है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। बड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी को उसका ऑब्स्ट्रक्शन, उसका हिंड्रेंस, उसको क्रिएट करना डिफिकल्ट होगा, राइट। आप देख सकते हो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों में डिफरेंस है। अगर इससे कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो उसको रोकना डिफिकल्ट होगा, राइट। बट अगर यहाँ से छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई चीज़ मूव कर रही है, सो वी कैन स्टॉप इजिली। ओके, सो आई होप ये क्लियर है आपको कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या रिलेशन। थर्ड थिंग, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द resistance is also depend upon the material. थोड़ा सा लैक हो रहा है, material of the wire, and the fourth one is the temperature. चार पॉइंट है जिसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल। मटेरियल मतलब किस
मटेरियल का बना हुआ है वो कंडक्टर, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी अलग अलग रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है, इसलिए रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक हिंड्रेंस है जो टोटली इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ये फैक्टर्स होंगे रेजिस्टेंस भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज होगा, डिस्टर्ब करेगा सिस्टम को। तो ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया और मटेरियल और टेम्परेचर 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। नाउ चूंकि अब हमने रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, या सो रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द लेंथ। सेकेंड, अब चूंकि हमें इसका फॉर्मूला बनाना है इसलिए टेम्परेचर और मटेरियल को हम लोग इस फॉर्मूले में नहीं डालेंगे। व्हेन यू पुट दीज टू वैल्यू इनटू द वन, L/A, राइट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वालिटी में चेंज होगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, R इज इक्वल टू रो L/A। रोना नहीं है, दिस इज रो L/A। व्हाट इज रो मैम, व्हाट इज रो हियर, RHO, रो। रो क्या है, दिस इज द रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की बहन इज रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टिविटी डिपेंड, ये भी अभी हमें डिस्कस करना है। तो आपको एक चीज बता दो, यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आया है ना, R इज इक्वल टू रो L/A, ये रेजिस्टेंस में क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएंगे, जब आपको लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया जाएगा, तब आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। ओम की रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या थी, ओम, लेकिन अब अगर हम रेजिस्टिविटी क्या होती है उसकी SI यूनिट को अगर डिस्कस करें तो पहले तो हमें इसको एक फॉर्मूला, एक डेफिनेशन देनी होगी। अगर लेंथ को हम 1 मीटर और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दें तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के ना। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर लेंथ को 1 मीटर और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दूं तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस, राइट। तो अब हम इसको एक डेफिनेशन में डालते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी एक्चुअली में क्या है, रेजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस है, भाई बहन है, एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है इन दोनों का। Resistivity is the resistance of the wire having length 1 meter and area of cross section 1 meter square। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ हम 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर रख देते हैं तो रेजिस्टिविटी ही उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है। So this is called resistivity. Again I am repeating this definition. Resistivity is the resistance of the wire having length 1 meter and area of cross section 1 meter square. ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। लेकिन अब हम अगर बात करें कि रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, यहाँ तक हो गया। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट अभी हम देखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इस, तो बेटा ध्यान से रखना, पहले तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। अब रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, RA/L, RA/L, ये फॉर्मूला निकल आएगा। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे, सबकी SI यूनिट पुट कर दो। R की SI यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की कितनी होती है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या आ गई,
ओम मीटर। ओके, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। एंड रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप देखना एक टेबल बनी होगी जिसमें अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग रेजिस्टिविटी दी गई होगी। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी केवल और केवल हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है रेजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर एज वेल, इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड द एरिया। ओके, सो दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस वी हैव डिस्कस। नाउ क्योंकि फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं तो अब हमारे न्यूमेरिकल करने का टाइम आ गया है। कौन कौन से फॉर्मूला हमने पढ़ लिया? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, दैट वाज द पोटेंशियल। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, उल्टा हो जाता है, दैट्स इट। तो नाउ क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन लेंथ इज ट्रिपल्ड? अगर लेंथ को हम ट्रिपल्ड कर दें, डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस भी कितनी बढ़ जाएगी? सबको पता है आंसर, आई नो, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट रिलेशन रखता है लेंथ को, राइट? आप सेम एल लेंथ के वायर को खींच करके इसको आपने स्ट्रेच कर दिया, लेंथ को एल को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल किया जा रहा है तो हमारी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? ट्रिपल्ड हो जाएगी। सिंपल, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, सो आप लिखोगे रेजिस्टेंस भी आपकी क्या हो जाएगी? ट्रिपल्ड हो जाएगी। ओके, ठीक है, चूंकि डायरेक्ट रिलेशन ये दिखाते हुए समझाना बेटा कि अगर लेंथ का रिलेशन डायरेक्ट है तो लेंथ डबल ट्रिपल चाहे कितनी भी करो, रेजिस्टेंस भी उतने ही टाइम इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, डायमीटर से क्या है? अगर हम डायमीटर को ट्रिपल कर दें, डायमीटर तो कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं पड़ा हुआ था, हमने रेजिस्टेंस में तो ये पता है कि वो लेंथ पे डायरेक्ट रिलेशन और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि बेटा चूंकि आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका रेडियस पता है आपको, रेडियस का डायमीटर के साथ क्या रिलेशन होता है? d बाई टू, राइट? तो एरिया और डायमीटर से आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो। अगर एरिया के साथ इसका कैसा रिलेशन होता है? रेजिस्टेंस का अगर एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है तो डायमीटर के साथ भी कैसा रिलेशन होगा? 1/d स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे r है ना, r की वैल्यू पुट करोगे तो d स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि डायमीटर के साथ इसका इनवर्स में स्क्वायर में रिलेशन होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 डायमीटर आपकी क्या कर दी जा रही है? ट्रिपल, यानी 3d का स्क्वायर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, मैं इधर बता देती हूँ कि ट्रिपल कर दिया गया, यानी कि 1/9 d स्क्वायर। तो इसका रिलेशन आप क्या लिखोगे कि रेजिस्टेंस का 1/9 टाइम्स वो मतलब डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डायमीटर को अगर हम ट्रिपल कर देते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाती है? 1/9 टाइम्स। ओके, सो ये क्लियर है बेटा? इट्स मटेरियल इट्स चेंज वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 times। इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 times। अगर रेजिस्टिविटी का भी रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि अभी आपने क्या फॉर्मूला बनाया? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। चूंकि मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, आप कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक क्या यूज कर रहे हो करंट के फ्लो कराने के लिए, सो इसका भी इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ। जब भी क्वेश्चन करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब भी क्वेश्चन आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है ये क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर 2।
ठीक, गिवन क्या क्या वैल्यूज हमारी गिवन है हम नोट डाउन कर लेंगे। गिवन लेंथ कितनी 3 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, आर की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -2 ओम। ठीक है, सो अब ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, अब निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड व्हाट इज द यूनिट। मतलब आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख दो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है RA/L, बॉक्स में पैक कर दो क्योंकि अच्छा लगता है देखने में इसमें। ठीक है, तो ये आपका ऊपर गिवन था, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर ये हुआ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर एंड व्हाट इज द यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ओके, एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में क्या कर रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। आप जो भी वैल्यूज दी गई हैं उसकी हेल्प से आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दो। आर क्या है आपका 3 इंटू 10 की पावर -2, ए कितना है आपको 1.7 इंटू 10 की पावर -6, एल कितना है 3 मीटर। ठीक है, तो एज आपको दिख रहा है सारी वैल्यूज हो गई। हाँ ठीक है, 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया आपका आंसर, रो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -6 ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ गया जब आपको सारी रेजिस्टेंस और वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, कभी कभी आपको एरिया की वैल्यू नहीं डायरेक्ट दी जाएगी तो मैंने आपको बताया कि वो रेडियस और डायमीटर्स के टर्म्स में आपको वैल्यूज दे देंगे, तो आपको उन टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आज हमने क्या क्या चीज़ें, इट्स अ क्विक रिकैप टाइम QRT। इसमें हम लोगों ने आज जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसको एक बार क्विक रिवाइज करते हैं क्योंकि टुडेज सेशन इज़ गोइंग टू एंड। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को समझ रहे हैं, इसलिए इतना सफिशिएंट है समझने के लिए 2-3 टॉपिक्स को। ठीक है, एक लेक्चर पूरा वन शॉट में सुनना या छोटे छोटे पार्ट्स में किसी टॉपिक से समझते हो उस चैप्टर को समझना, ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे पे कि उसको कैसे वो चैप्टर समझना है, एक ही शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ लेना है या छोटे छोटे पार्ट्स में। तो मैंने रिकॉर्डिंग उससे करी है कि आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये लेक्चर को कंप्लीट करूं, आप छोटे पार्ट्स को करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपको उस लेक्चर में कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे सब पढ़ के कहीं भूल ना जाओ, इसलिए टॉपिक पढ़ो उसके न्यूमेरिकल करो। सो अभी हमने आज क्या डिस्कस किया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर्स। एक चीज़ आपको समझा दो बेटा कि ये तीनों चीज़ें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टर्स, ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको समझने का सबसे इजी मेथड आपको आज मैं समझा रही हूँ कि व्हाट इज रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। विद दिस एग्जाम्पल, मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है। ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है। पेन का काम क्या है, लिखना। हम इस पेन को क्यों यूज़ करते हैं, लिखने के लिए। ये पेन किस चीज़ का बना हुआ है, प्लास्टिक का, राइट। तो तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। पेन इज ए डिवाइस, वाई वी यूज पेन, फॉर राइटिंग पर्पस। किस चीज़ का बना हुआ है पेन, प्लास्टिक का। तो तीनों चीज़ों में डिफरेंस है कि नहीं, वैसे ही होता है रेजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टर इज ए डिवाइस, रेजिस्टेंस
is the property of the material. Why we use resistor? Resist the flow of electrons. किस चीज का बना हुआ है वो मटेरियल? दैट इज रेजिस्टिविटी. आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या इस पेन से, इस एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट कराया है. पेन इज ए डिवाइस, दैट इज रेजिस्टर. पेन, वाई वी यूज पेन? दैट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी प्रॉपर्टी होती है. ये पेन किस चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का. दैट इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं. ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. रेजिस्टेंस आर, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम. रेजिस्टिविटी मटेरियल होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. दैट इज किस चीज का बना हुआ है वो मटेरियल? दैट इज रेजिस्टिविटी. और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर. रेजिस्टर क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है. जैसे रेगुलेटर. रेगुलेटर हमारे घरों में आप लोगों ने रेगुलेटर देखा होगा ना, फैन को रेगुलेट करता है. ठंड आ गई तो हम उसको कम कर देंगे उसकी स्पीड को, गर्मी आ गई तो हम बढ़ा देंगे स्पीड को. तो दैट रेगुलेटर इज ए रेजिस्टर. क्या काम करता है? करंट को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का. किस चीज का बना हुआ है वो रेगुलेटर? प्लास्टिक का. तो दैट इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस अगर क्लियर हो गया होगा तो अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ये भी हमने समझ लिया था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये भी हम लोगों ने अभी समझ लिया है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड द एरिया पे. रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल. ओके, तो जितना ज़्यादा हो सके इन फॉर्मूलाज जो आज हमने करे हुए हैं, थ्योरी जो आज हमने डिस्कस करी है, इसने बेस्ड टॉपिक पे जो आपके एनसीईआरटी के बुक है उस पे जितने भी फॉर्मूला हो सके, जितने भी क्वेश्चंस हो सके वो आप प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है बेटा. तो आप वो जो चैप्टर जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में बहुत जल्दी आपको कराने वाली हूँ, लेकिन बेटा इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं. ठीक है, टफ भी होंगे और जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो उनको ईजी लगेगा. इसलिए हार नहीं माननी है कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे से हो नहीं रहा है. अभी भी इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ एकेडमी आइए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए. मैं यहाँ पे अवेलेबल होती हूँ. आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप मेरे से पूछ सकते हो. सारे टीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर. अपने इस टॉपिक, इस चैप्टर को ना एकदम स्ट्रॉन्ग करना है. ये अभी 10th के लिए ही नहीं, इन फ्यूचर 12th में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है. थ्योरी जितनी हो सके मैक्सिमम इसके क्वेश्चंस थ्योरी लिखने की कोशिश करो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज और पैरेलल में कैसे उनको कनेक्ट करते हैं, उनके न्यूमेरिकल जो सर्किट डायग्राम्स के होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, हीटिंग इफेक्ट्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक पावर. तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. बट इससे पहले जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 में किया हुआ है, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना. और आपको बता दूं कि आपको अगर इस पूरे चैप्टर्स के केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स, या इस चैप्टर के कंप्लीट आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो आपको चैट बॉक्स पे सिर्फ लिखना है पीडीएफ. ठीक है, हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.